नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी यूपी में ईवीएम पर मचे घमासान की, विधानसभा चुनावों की मतगणना की तैयारियों की, जानेंगे गोवा में क्यों अपने उम्मीदवारों की बाड़ेबंदी में जुटे राजनीतिक दल, तीसरे मोर्चे को लेकर ममता बनर्जी की क्या है तैयारी, बात करेंगे महाराष्ट्र के राज्यपाल पर बंबई हाई कोर्ट के तंज की, सीएए पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर योगी सरकार के रुख की, और बुलेटिन के आखिर में बात सरकारी जमीनों को बेचने की कोशिश की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस को पुलिस ने लिया हिरासत में। नवाब मलिक के खिलाफ मोर्चा निकाल रहे थे देवेंद्र फडणवीस। दिल्ली के नगर निगम चुनाव का ऐलान टला, तीनों एमसीडी एक करने की तैयारी में केंद्र। चुनाव आयोग पर केजरीवाल ने लगाया आरोप, बोले बीजेपी के दबाव में आ गया चुनाव आयोग। पंजाब में कांग्रेस को बहुमत मिलने का भरोसा, नतीजे वाले दिन शाम को ही होगी नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायकों की बैठक। पार्टी अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने बैठक बुलाने का किया ऐलान। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर मार्केट, सेंसेक्स 1223 अंक की मजबूती के साथ 54,647 पर हुआ बंद। वहीं निफ्टी 331 अंक की मजबूती के साथ 16,345 पर हुआ बंद। तो अब सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। कल यानी गुरुवार को 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की मतगणना होनी है, लेकिन यूपी में मतगणना से पहले हंगामा मचा हुआ है। डाक मतपत्र कूड़े के ढेर में मिल रहे हैं तो ईवीएम इधर से उधर किए जाने की खबरें आ रही हैं। 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में सपा कार्यकर्ताओं की प्रशासनिक अधिकारियों से झड़प होने की खबरें भी सामने आई हैं। सवाल क्या चुनाव आयोग पर है? क्या आयोग निष्पक्ष मतगणना भी नहीं करा पाएगा? यूपी के सिंहासन का कौन होगा असली हकदार, इसका फैसला यूपी की जनता ने कर दिया है। 7 चरणों में मतदान संपन्न होते ही अब एक बार फिर ईवीएम खबरों में छा गई है। ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। वाराणसी के दक्षिण शहर के पहाड़िया इलाके से शुरू हुआ ईवीएम फ्रॉड का मामला अब 15 से ज्यादा जिलों में पहुंच चुका है। इधर अखिलेश यादव ने अपने सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को अलर्ट रहने का आदेश दिया है, जिसके बाद कौशाम्बी में मतगणना की जगह जा रहे डीएम की गाड़ी को सपा कार्यकर्ताओं ने रोका और तलाशी के बाद जाने दिया। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं के गुस्से को देखते हुए डीएम चुपचाप गाड़ी में बैठे रहे। उधर वाराणसी में मंगलवार को स्ट्रांग रूम के बाहर गाड़ी में ईवीएम मिलने के मामले में ईवीएम प्रभारी और एडीएम नलिन कांत सिंह को हटा दिया गया है। साथ ही सोनभद्र के एसडीएम रमेश कुमार को भी हटा दिया गया है। उनकी गाड़ी में बैलेट पेपर मिलने को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया था। उधर मुरादाबाद में करीब 1500 से ज्यादा खाली बैलेट पेपर मिले हैं, जिसे लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। उन्नाव में मतगणना केंद्र के पास सुबह सपा नेताओं ने लेखपाल को पकड़ लिया। सपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि लेखपाल ईवीएम सील करने का सामान लेकर जा रहा था। मुरादाबाद में भी ईवीएम को लेकर हंगामा देखने को मिला है। सपा ने मतगणना की वेबकास्टिंग की मांग की है, जिससे निष्पक्ष मतगणना सुनिश्चित हो सके। गोरखपुर में प्रभारी बनाए गए एमएलसी संतोष यादव सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ यूनिवर्सिटी गेट पहुंचे। संतोष यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी के इशारे पर प्रशासन मतगणना में खेल कराने की तैयारी कर रहा है। वाराणसी, लखनऊ, बरेली, जालौन, गोरखपुर, उन्नाव, सोनभद्र और मुरादाबाद समेत करीब 15 जिलों में सपा विधायक, प्रत्याशी और उनके समर्थकों ने ईवीएम रखने के स्ट्रांग रूम की निगरानी के लिए घेराबंदी की है। सपा नेताओं कार्यकर्ताओं की ये घेराबंदी बीजेपी की चाल को नाकाम कर पाती है या नहीं, ये नतीजे तय करेंगे। साख बचाने की कोशिश में कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है, लेकिन जिस तरह से पूरे यूपी से खबरें आ रही हैं, उससे चुनाव आयोग पर सवाल जरूर उठ गए हैं। ऐसे में सभी की नजरें कल यानी गुरुवार को होने वाली मतगणना पर टिकी हुई हैं। गुरुवार को सुबह 8 बजे से 5 राज्यों की 690 विधानसभा सीटों की मतगणना शुरू होगी, जिसकी तैयारियां पूरी हो गई हैं। तो कहां किसकी सत्ता है दांव पर, देखिए ये रिपोर्ट। इंतजार की घड़ियां खत्म होने को है, ईवीएम के ताले खुलने वाले हैं। जैसे जैसे घड़ी की सुइयां बढ़ने के साथ वक्त गुजर रहा है, वैसे वैसे धड़कनें बढ़ रही है, सांसें थम रही है। सत्ता पर काबिज होने की बेसब्री सियासतदां को बेचैन कर रही है। मन में चलती उतल फुतल के बीच बस कुछ घंटों का इंतजार है, क्योंकि कल ही तय होगा कि गुरुवार किसे सत्ता का गुरु बनाएगा। 10 मार्च की तारीख राजनेताओं की ताजपोशी को तय करेगी। कल किसकी चमकेगी किस्मत? यूपी में बीजेपी योगी राज के लिए बेकरार है, तो अखिलेश भी साइकिल से सत्ता का सफर के लिए तैयार है। वहीं पंजाब में कांग्रेस कर रही है इतिहास दोहराने की तैयारी, तो आम आदमी पार्टी कहती है कि सरकार बनेगी हमारी। पहाड़ों पर भी बीजेपी से लेकर कांग्रेस के नेताओं की जुबान पर है जीत के ताल, जबकि गोवा में बीजेपी का है बुरा हाल।
मणिपुर के दंगल में भी राजनीतिक दल कर रहे हैं मंगल की आस, लेकिन सत्ता किसी एक को मिलेगी। अग्निपथ को पार कर विजय पथ के सहारे सरकार किसी एक की ही बनेगी। अब की बार किसकी सरकार? 5 राज्यों में राजनेताओं को सदन की दहलीज पार करने में वैसे तो 690 सीटें अहम हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की 403 में से 202, पंजाब की 117 में से 59, उत्तराखंड की 70 में से 36, मणिपुर की 60 में से 31 और गोवा की 40 सीटों में से 21 सीटें तय करेगी कि अब की बार चुनावी घमासान को जीतकर कौन बनता है सत्ता का सुल्तान, कौन बनाएगा जीत का रिकॉर्ड। 5 राज्यों में हुए चुनाव में अब की बार कई जगहों पर जमकर वोटों की बारिश हुई तो कई जगह सूखा पड़ा रहा। वोटिंग के बदलते पैटर्न के बीच देखना ये होगा कि आखिर कौन सियासत का बादशाह बनकर सामने आता है। क्या एक बार फिर बीजेपी सरकार के लिए खुलेंगे सत्ता के द्वार या फिर विपक्ष दल बनाएंगे सरकार? कल शाम तक ये साफ हो जाएगा कि यूपी सहित 5 राज्यों में किसकी सरकार बनेगी। लेकिन अगर मतगणना के बाद भी किसी दल या गठबंधन को बहुमत नहीं मिला तो उस स्थिति में क्या होगा? गोवा में तो इसे लेकर विपक्षी दलों ने अपनी रणनीति भी तैयार कर ली है। यहाँ कांग्रेस, टीएमसी, आप ने अपने उम्मीदवारों की घेराबंदी कर ली है। जिन 5 राज्यों में मतदान संपन्न हुआ है उनमें से गोवा भी एक है, जहां 40 विधानसभा सीटों पर 14 फरवरी को मतदान हुआ था। वर्तमान में गोवा में भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन 2017 में हुए चुनावों में बीजेपी ने ये सरकार कैसे बनाई थी, इस बात से सभी वाकिफ हैं। ऐसे में बीजेपी की जोड़ तोड़ की नीतियों को जानते हुए सभी दल पहले ही सचेत हो चुके हैं और पुरानी गलती नहीं दोहराना चाहते। खासकर कांग्रेस कोई चूक नहीं करना चाहती, क्योंकि 2017 में गोवा में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन बीजेपी ने सरकार बना ली थी और अब दोबारा ऐसा ना हो इसलिए कांग्रेस फूक फूक कर कदम रख रही है। दरअसल पिछले चुनाव में 17 सीटें लाने के बावजूद कांग्रेस सरकार नहीं बना सकी थी, इसलिए इस बार उसने अपने सभी 37 प्रत्याशियों को नतीजे आने के पहले ही 2 होटलों में शिफ्ट कर दिया है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से इन सभी बातों का खंडन किया जा रहा है। वहीं ऐसा करने वाली इकलौती कांग्रेस ही नहीं है, बल्कि आम आदमी पार्टी ने भी दल बदल के डर से अपने प्रत्याशियों की घेराबंदी शुरू कर दी है। दावा किया जा रहा है कि राज्य के कुछ स्थानों पर आप उम्मीदवारों को एक साथ रखा गया है। वहीं एग्जिट पोल आने के बाद से नतीजों से पहले ही कांग्रेस ने विपक्षी दलों की तरफ दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा दिया है। खास बात है कि कांग्रेस राज्य में आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के साथ भी गठबंधन के लिए तैयार है। इस तैयारी से साफ है कि इस बार गोवा में बीजेपी का पत्ता साफ होने वाला है। खैर, किसकी रणनीति होगी कामयाब, ये तो कल साफ हो ही जाएगा। चुनावों के नतीजे कल आएंगे, इससे ये साफ भी हो जाएगा कि केंद्र की मोदी सरकार के लिए 2024 कितना मुश्किल होने वाला है। वैसे विपक्ष की ओर से भी अभी से ही मोदी सरकार की घेराबंदी की कोशिशें शुरू हो गई हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिशों में तो पहले से ही लगे हुए थे। अब पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी तीसरे मोर्चे को लेकर बड़ा ऐलान किया है। पश्चिम बंगाल में बार बार बीजेपी को पटकनी देकर जीत का परचम लहरा रही तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने एक बार फिर तीसरे मोर्चे का सुर छेड़ा है। ममता बनर्जी पिछले कई दिनों से तीसरे मोर्चे को बनाने की कवायद में जुटी हुई हैं। हालांकि वो बार बार फेल होती नजर आ रही हैं, क्योंकि सभी दलों का कहना है कि बिना कांग्रेस के बीजेपी को हराना नामुमकिन है। लेकिन ममता खुद प्रधानमंत्री बनने का सपना संजो रही हैं, इसलिए वो बार बार तीसरे मोर्चे का राग अलापती नजर आती हैं और कांग्रेस की काट करती नजर आती हैं। अब इसी बीच ममता ने एक चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र पर शासन कर रही है, क्योंकि फिलहाल कोई विकल्प नहीं है। ये सुझाव भी दिया कि अन्य राजनीतिक दलों को विकल्प बनाने के लिए मिलकर काम करना होगा, क्योंकि केवल बयान देने से कोई फायदा नहीं होगा। ममता बनर्जी का इशारा साफ तौर पर कांग्रेस की तरफ था। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा। ममता बनर्जी ने भाजपा का नाम लिए बगैर निशाना साधते हुए कहा कि आप केंद्र में हैं, क्योंकि इस समय कोई विकल्प नहीं है। जिस क्षण कोई वैकल्पिक शक्ति सामने आएगी, आप सत्ता में नहीं रहेंगे। वैकल्पिक सत्ता बनाने के लिए राजनीतिक दलों को एक साथ आना होगा। केवल बयान देने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। ममता बनर्जी ने तीसरे मोर्चे के लिए एनसीपी चीफ शरद पवार, शिवसेना सांसद संजय राउत, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन सहित कई लोगों से मुलाकात भी की थी। हालांकि सभी ने ममता को सलाह दी है कि कांग्रेस के नेतृत्व में ही बीजेपी को हराया जा सकता है। लेकिन ममता ने एकला चलो की नीति पर काम करना शुरू कर दिया। अब देखना होगा कि ममता की ये कोशिश कितनी कामयाब होती है।
तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी शुरू हो गई है, जो मोदी सरकार की मुश्किलों को बढ़ा सकता है। इन सबके बीच महाराष्ट्र के राजनीतिक दलों को अलग ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य के सत्ताधारी दल केंद्रीय एजेंसियों से परेशान हैं, तो राज्य सरकार की कार्यवाही से बीजेपी नेता दिक्कत में दिख रहे हैं। इस बीच विधानसभा में भी हंगामा मचा है। सरकार के फैसले के खिलाफ एक याचिका बंबई हाई कोर्ट में लगाई गई थी, लेकिन कोर्ट ने राज्यपाल के खिलाफ ही सख्त टिप्पणी कर दी। क्या टिप्पणी की कोर्ट ने, देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी विधायक गिरीश महाजन को महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। दरअसल महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक को एक जनहित याचिका दायर करनी भारी पड़ गई और उन्हें फटकार खानी पड़ गई। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य के राज्यपाल का नाम लिए बिना उनके खिलाफ सख्त टिप्पणी भी कर दी। याचिका में महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने गिरीश महाजन की याचिका ठुकरा दी है। साथ में जमा किए गए 10 लाख रुपए भी जब्त कर लेने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता गिरीश महाजन का कहना है कि विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव से संबंधित नियमों को बदलकर महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार लोकतंत्र का गला घोट रही है। इस पर कोर्ट ने कहा कि 12 एमएलसी के नामांकन को लेकर लेट लतीफी कर रहे हैं, वो लोकतंत्र का गला घोटने का काम नहीं है क्या? हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि ये महाराष्ट्र का दुर्भाग्य है कि राज्य के 2 प्रमुख संवैधानिक पद यानी राज्यपाल और मुख्यमंत्री में कोई तालमेल नहीं है। इससे राज्य का नुकसान हो रहा है। 8 महीने हो गए हैं और विधान परिषद के 12 सदस्यों के नामांकन का काम पूरा करने का आदेश दिए हुए, लेकिन आदेश का सम्मान नहीं किया गया। हालांकि कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में राज्यपाल का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कोर्ट का इशारा साफ साफ उनकी ही ओर था। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि विधानसभा से अध्यक्ष के चुनाव से जनता का कोई सीधा लेना देना है क्या? यहाँ बैठे हुए कितने लोगों को लोकसभा अध्यक्ष का नाम पता है? विधानसभा का अध्यक्ष कौन होगा, कैसे होगा, इससे जनता के हितों का नुकसान या फायदा कैसे है? ये जनहित का सवाल कैसे हो गया? इस तरह के सवाल हाईकोर्ट ने बीजेपी विधायक के सामने दागे। कोर्ट ने ये भी कहा कि ऐसी याचिका दायर कर कोर्ट का वक्त बर्बाद ना करें। भारत में राजभवनों पर पहले भी राजनीति करने का आरोप लगता रहा है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण राज्यपालों की राजनीतिक पृष्ठभूमि को माना जाता है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी बीजेपी के सदस्य रहे हैं। ऐसे में उन पर बीजेपी के इशारे पर काम करने के आरोप महाराष्ट्र की सत्ताधारी दल लगाते रहते हैं। दूसरी ओर यूपी में बीजेपी की सरकार है। वैसे ये सरकार बची रहेगी या नहीं, ये 24 घंटे में ही साफ हो जाएगा, क्योंकि कल मतगणना होनी है। लेकिन यूपी सरकार के तेवर तो कुछ और ही इशारे कर रहे हैं। सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को भी मानने को तैयार नहीं दिख रही है। तो क्या है मामला, देखिए ये रिपोर्ट। सीएए विरोधी आंदोलन को लेकर योगी सरकार की तरफ से जारी किए गए नोटिसों पर फिर से माहौल गर्म होता नजर आ रहा है, क्योंकि यूपी सरकार ने कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने के संकेत दिए हैं। यूपी सरकार फिर से रिकवरी नोटिस जारी कर रही है, जबकि सीजेआई की नाराजगी के बाद यूपी सरकार ने सारे रिकवरी नोटिस वापस ले लिए थे। दावा किया जा रहा है कि कुछ आरोपियों को क्लेम ट्रिब्यूनल के सामने पेश होने का नोटिस मिला है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें वापस लेने के आदेश दिए थे। अदालत ने कहा था कि हमारे फैसले के खिलाफ है, इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। सीजेआई एनवी रमन के साथ बेंच में शामिल जस्टिस सूर्यकांत ने तो यहाँ तक कहा था, अगर सरकार नहीं मानी तो अंजाम भुगतने को तैयार रहे। हम आपको बताएंगे कि कैसे अदालत के फैसले का पालन किया जाना चाहिए। जिसके बाद यूपी सरकार ने नोटिस वापस ले भी लिए थे, लेकिन अब एक बार फिर यूपी सरकार अपने पुराने ढर्रे पर वापस आ गई और एक बार फिर उसने नोटिस भेज दिए। इतना ही नहीं, लखनऊ जोन के क्लेम ट्रिब्यूनल की प्रेसिडेंट प्रेम कला सिंह ने आरोपियों से पूछा कि वो बताए कि उनकी संपत्ति क्यों न जब्त की जाए। आपको बता दें कि यूपी सरकार ने इस मामले में दिसंबर 2019 में 130 लोगों को नोटिस भेजे थे। उसके बाद के दौर में सरकार 274 नोटिस जारी कर चुकी है। इनमें लोगों से लाखों की रिकवरी करने की बात कही गई है। हालांकि बाद में 38 मामलों को बंद कर दिया गया, जबकि 236 में रिकवरी की बात शामिल थी। यानी यूपी सरकार कोर्ट से सीधी टक्कर लेती नजर आ रही है। ऐसे में अब क्या होगा कोर्ट का अगला कदम, ये देखना दिलचस्प होगा। और बुलेटिन के आखिर में बात मोदी सरकार की नीति की। महामारी, महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहे देश के लोगों को फिलहाल कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है। तो वहीं मोदी सरकार सरकारी कंपनियों को बेचकर अपना आर्थिक घाटा पाटने की जुगत लगा रही है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मोदी सरकार ने अब सरकारी कंपनियों की जमीन बेचने का ऐलान कर दिया है। क्या है मोदी सरकार का ये कदम, देखते हैं ये रिपोर्ट। बजट पेश करने के बाद से ही केंद्र सरकार ने सरकारी कंपनियों और सरकारी संपत्ति को बेचकर संसाधन बटोरने की बात कही थी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब सभी आर्थिक क्षेत्रों से सरकार के निकलने की बात कह चुके हैं। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम हो या सरकारी एजेंसियां, इनकी खाली पड़ी जमीन, भवन या संपत्तियों को बेचकर सरकार पैसे जुटाएगी। इस काम के लिए केंद्र सरकार ने एक कंपनी का भी गठन कर दिया है। इस कंपनी का नाम है राष्ट्रीय भूमि मौद्रीकरण निगम। इस कंपनी पर पूरी तरह से सरकार का मालिकाना हक होगा। आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में पहली बार इस तरह से संपत्तियों की बिक्री का प्रस्ताव रखा गया था। इसी कड़ी में सरकार ने अब कंपनी का गठन कर दिया है। इस साल आम बजट से एक दिन पहले पेश आर्थिक सर्वे में राष्ट्रीय भूमि मौद्रीकरण निगम के गठन का जिक्र किया गया था। सर्वे में ये माना गया था कि NLMC के पास केंद्रीय सार्वजनिक कंपनियों की 3400 एकड़ जमीन और दूसरे एसेट की बिक्री के प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं। MTNL, BSNL, BPCL, B&R, BEML, HMT लिमिटेड और इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड जैसी सरकारी कंपनियों ने भूमि मौद्रीकरण निगम के पास अपनी संपत्तियों के ब्यौरे भेज दिए हैं। आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक 2021-22 से लेकर 2024-25 के दौरान केंद्र सरकार सभी प्रमुख एसेट बेच के करीब 6 लाख करोड़ रुपए जुटाएगी, जिनमें सड़कें, रेलवे, बिजली, तेल और गैस पाइपलाइन के अलावा दूरसंचार क्षेत्रों की संपत्तियां ही करीब 83% हैं। कई सरकारी कंपनियां ऐसी भी हैं जिनका रणनीतिक विनिवेश हुआ है या बंद हो गई हैं। सरकार की ओर से उठाया गया ये कदम ऐसी कंपनियों के लिए काफी अहम है। राष्ट्रीय भूमि मौद्रीकरण निगम सरकार के मोनेटाइजेशन कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में मदद के साथ तकनीकी सलाह भी देगा। लेकिन लाख टके का सवाल ये है कि इस वक्त देश बेरोजगारी की बड़ी समस्या से जूझ रहा है। क्या मोदी सरकार का ये कदम इस दिशा में कारगर होगा? तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।